चलो बच्चों, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस डायग्नोज डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, या डॉक्टर आयशा शायद करा रही थी आप लोगों को हेप्टोग्लोबिन, इसका क्या नहीं डॉक्टर अरूज करा रही थी। हेप्टोग्लोबिन का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? हेप्टोग्लोबिन हम्म। मैम, हेप्टोग्लोबिन जो है ये लिवर से रिलीज होता है, मतलब लिवर बनाता है इसको। अच्छा ठीक है। और इसका काम ये होता है कि जो ब्लड में एक्स्ट्रा हेमोग्लोबिन होता है उसको कैरी करके मतलब उसको फिल्टर करते हैं, एक तरह से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके ओके, हो गया। चलो बच्चों, आप मुझे बताओ कि हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स फ्री एचबी, जिसका डॉक्टर काशिफ ने कहा। इन इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस फ्री एचबी एंटर सर्कुलेशन, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स इट, ठीक है, तो फिर बाइंड करने की वजह से डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन एंड इट कॉम्प्लेक्स इज क्लियर्ड बाय द रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसे हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ठीक है, मेनली स्प्लीन। अच्छा चलो, अब ये मैकेनिज्म हो गया कि हेप्टोग्लोबिन काम क्यों होगा। इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या फर्क है, और इसको टेस्ट को कौन सा टेस्ट क्लियर करता है आपके इन दोनों हेमोलिसिस को? यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और हेप्टोग्लोबिन हम लोग करा लेते हैं, और साथ में अच्छा मुझे, अल्ट्रासाउंड भी। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो आपके पास हेमोलिसिस है इसमें कॉन्जुगेटेड होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है? अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ आपने बिलिरुबिन की तो जिक्र ही नहीं किया जब मैंने आपसे टेस्ट का पूछा। अच्छा चलो, छोटी छोटे माइनर माइनर चीजें, इसको ध्यान रखना है। 21 ईयर ओल्ड है, स्क्लेरा एक्टेरिस। बच्चों अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये उस दिन मैंने सिकल सेल क्राइसिस में जब आप लोगों को हेमोलिसिस वगैरह करा रही थी, तो कौन सा बिलिरुबिन था और क्या कर रहा था, फिर उसकी वजह से आपके पास क्लेरा एक्टेरिस वगैरह होता है हेमोलिसिस, ठीक है। बिलिरुबिन लेवल भी साथ में देखो, उसने डायग्नोसिस क्लू भी दिया है। 3.6 है लो हेप्टोग्लोबिन लेवल, जिस तरह वो बता रहा है कि बाइंड करके निकलेगा। द मोस्ट लाइकली कॉज इज इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ठीक है। इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस डायग्नोस एज एब्सेंस ऑफ हेप्टोग्लोबिन इन प्लाज्मा, ठीक है, वो बाइंड कर करके हीमोग्लोबिन को निकाल रहा है। हीमोग्लोबिन बाइंड टू हेप्टोग्लोबिन। Young men have developed hemolytic transfusion reaction after transfusion of incompatible blood, ठीक है। इनकम्पैटिबल जो मैच नहीं करता या जो मैच करता है बच्चों, जिसके साथ रिएक्शन होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है। अच्छा, फ्री hemoglobin liberated due to hemolysis would start excreting in urine after a plasma protein becomes saturated with free heptoglobin. This plasma protein is, ठीक है, तो उसने बताया हुआ hemoglobin का ऊपर लिखा है heptoglobin. Which of the following protein bind free hemoglobin in plasma? तो free hemoglobin को heptoglobin bind करेगा, ठीक है। Plasma protein which can find bind free hemoglobin is heptoglobin. सारी चीजें हो गई, नीचे भी hemolysis heptoglobin bind free iron, ठीक है, जो आपका हो गया। पेशेंट है हैविंग autoimmune disease involving kidney lungs, his रेटिक काउंट इज 9, ठीक है, नॉर्मली 1 के करीब करीब तो 9 है, ठीक है। रेटिक किसको शो करता है, हेमोलिसिस को या किसी और चीज को शो करता है? हेमोलिसिस को। ठीक है। अच्छा जी, एंड एचबी इज 7 ग्राम, व्हाट विल बी प्रेजेंट, ठीक है, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन इज सीन इन, ठीक है। अब वो जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के साथ हैं, ठीक है, अब मुझे आपको इसके लिए जरूरी है हेमोलिसिस की टाइप्स। अच्छा, ये इंट्रिंसिक हेमोलिसिस और एक्सट्रिंसिक हेमोलिसिस, इसके लिए क्या फर्क है? ये क्या मतलब है इसका, इंट्रिंसिक और इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या फर्क है, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है? इंट्रिंसिक हेमोलाइसिस में इंट्रिंसिक में जो डिफेक्ट है वो इनसाइड द आरबीसी होगा, कोई अच्छा ऑटो जी, एंटीबॉडी या फिर एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में? एक्सटेंशन में ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं। ठीक हो गया। और एक्सट्रिंसिक में हम्म, जी जी डॉक्टर साहब बोले, आरबीसी डॉक्टर ना बोला। मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मेनली डिफेक्ट जो होगा वो आरबीसीज के अंदर होगा इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक हेमोलाइसिस। ओके। और उस दिन हमने आरबीसी की का क्या क्या प्रोटीन्स पढ़े थे? हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में हम लोगों ने पढ़े हुए थे कि उसके साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन को जो मेंटेन करा होता है, साइटोस्केलेटल के स्ट्रक्चर को, स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन वगैरह थे। शाबाश। और बैंड? बैंड 3 एंड प्रोटीन 4। ठीक है, शाबाश, चले। स्फीरोसाइट्स, अब स्फीरोसाइट नॉर्मल साइट साइज क्या, शेप क्या होती है आरबीसी की? कनकेव शेप ऑर्गन होता के है, बाइकनकेव। ठीक है। और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होगी? राउंड हो ओवल जाएगी। राउंड ओवल शेप हो जाता है ये।
ठीक हो गया, या स्फीरोसाइट शेप होगी, ठीक है। अच्छा, और हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, ये अच्छा छोड़ो। स्मॉल है, राउंड आरबीसीज है विद लेस सरफेस एरिया एंड नो सेंट्रल पैलर। नॉर्मली सेंट्रल पैलर होता है कि नहीं होता? होता है। नॉर्मली सेंट्रल पैलर होता होता है। है। अच्छा, यहाँ पे एमसीवी हीमोग्लोबिन की जी जी बोलो बोलो। यहाँ पे MCHC बढ़ जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है, इसलिए हमें सेंट्रल पैलर नजर नहीं आ रहा होता इन केस ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हाँ, बेसिकली मैं अभी एमसीएचसी की ही बात करने लगी थी, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, डॉक्टर एसन के लेक्चर में उन्होंने बताया आप ये सेंट्रल पैलर होगा, नॉर्मल होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव होगा तो क्या होगा, ठीक है। डॉक्टर समिया ने भी अभी बताया। डॉक्टर महमूना नहीं आ जाए? हाँ, वो नहीं है। डॉक्टर समिया, आप 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, क्यों? मैम वो बस थकी हुई होती थी, मुझे पता नहीं लगा, सॉरी चले, कोई मैम। कोई बात नहीं, ध्यान आइंदा आना, ठीक है। एक्टिव होते हो, अच्छी इंट्रेक्शन हो जाती है, एक दूसरे को भी इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नहीं क्लियर हो रहे होते हो जाते हैं, और इस तरह इंटरेक्टिव सेशन से याद भी रहता है। अच्छा चलो, तो इंक्रीज एमसीएच एंड नेगेटिव गूम्स टेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, गूम्स ने टेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, ये डॉक्टर आयशा, डॉक्टर रूथ में से किसी ने कॉन्सेप्ट दिया आपको? यस मैम। या अगर चलो, एंटीबॉडीज वगैरह जब होंगी तो। जो ऑटो एंटीबॉडी मतलब जो ऑटो इम्यून डिजीज है जितने भी, उसमें ये पॉजिटिव होगा क्योंकि उसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं ना। ठीक है। और वो बस, किस और में जो होती हैं? अदर डिजीज एक्सट्रिंसिक है में होती हैं, इंट्रिंसिक में होती हैं? एक्सट्रिंसिक में। ठीक है, ये ठीक है, जो आपको इससे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को डिफरेंशिएट करेगा, इसमें पॉजिटिव है। अच्छा चलो, G6PD में बच्चों क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी है आपके पास? जी सिक्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक एमसीक्यू आता है, व्हाट इज सिंथेज, ठीक है, और कैटालेज, ठीक है, ये दो भी पूछता है, वो सिंथेज, सिंथेसिस, कैटालेज, जो कैटालिसिस में आपको करेगा। कैटालिसिस जो है वो ब्रेक डाउन है या फॉर्मेशन है? ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन, ठीक है, ये भी एक ब्रेकडाउन। एमसीक्यू आता है, सिंथेज और कैटालेज की। अच्छा चलो, मोस्ट कॉमन हो गया है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, ठीक है। अब ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज अफेक्ट्स ओनली मेल्स, ठीक है, इसका पैटर्न कौन सा है? X-linked रिसेसिव recessive होगा। है। एक्सलिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, इसमें बॉडीज कौन सी होती हैं? हेंस Hence बॉडी। bodies, हेज white cells। बॉडीज। ठीक है। वाइट सेल्स। अच्छा, बाइट सेल्स, हाँ बाइट सेल्स। चलो आगे चलते हैं, हिंज बॉडीज हो गया, निमोनिक इसका क्या है, इज डी पेन, ठीक है, आइसोनियाजिड, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, प्राइमाक्विन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ठीक है। अब ये सारे क्या करते हैं, कॉजेज की? इसको इवैल्यूएट करना है, ये हाँ, कॉजेज है। कॉजेज है इसकी, इसको ये ना समझ लेना कि ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें एक हिस्ट्री आती है, एक फीमेल है, उसको सारे से फीचर्स वो हैं कि जी डार्क कलर यूरिन आ रहा है और एंटी तो मलेरियल मलेरिया ड्रग है। ले रही है। प्लाज्मोडियम फल्सिफेरम। हाँ, और अगर यही मेल के साथ आ जाए फिर? तो जी सिक्स ये पीडी। डिफिशिएंसी। ठीक है। कोका कलर हाँ, यूरिन के साथ सरा होता कोला है। कलर यूरिन। अच्छा, फीमेल में फाल्सिफेरम आप कह रहे हो, और साथ में सेरिब्रल मलेरिया डायग्नोसिस होगा, ठीक है। और मेल में अगर हिस्ट्री आएगी तो आपने इसको सोचना है, ठीक है। अच्छा चलो, ऑटोइम्यून डिजीज, मैं बहुत देर तक ना इसको गलत करती रही थी। ऑटोइम्यून में ये अब एक्सट्रिंसिक में ब्लैक वाटर फीवर में भी यही होता है ना, प्लाज्मोडियम फल्सिफेरम। हाँ जी, ये भी सेरिब्रल मलेरिया, यूरिन में ब्लैक ब्लैक वाटर। वाटर फीवर में होता रहता है। अच्छा, ऑटोइम्यून में बच्चों वार्म ऑटो एंटीबॉडी, और अच्छा वार्म के साथ क्या था, आईजीजी, और कोल्ड के साथ क्या था? नीचे आईजीएम। लिखा हुआ है, वैसे नीचे ही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। और इसमें कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है। माइक्रोएंजियोपैथीज, मैक्रोएंजियोपैथीज दोनों में शिस्टोसाइट्स और हेलमेट सेल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है नीचे, इन्फेक्शन। अच्छा, एनीमियंस फिर अब मैं ये सुन लेती हूँ आप लोगों से, आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं थोड़ा लेट भी आई हूँ क्लास में। एनीमियंस फिरोसाइट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ क्या होता है? स्फेरोसाइट्स स्पेक्ट्रीन अच्छा, की वो होती फिरोसाइट, है ना। ठीक है, इसमें ना मैम ऑस्मोटिक। आरबीसीज की फ्रेजिलिटी का इशू होता है, वो हाँ जी, आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं। हाँ जी, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाले, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, आरबीसी फ्रेजिलिटी, ठीक है, ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है इसके लिए, स्पीरोसाइटोसिस के लिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इधर नहीं लिखा हुआ। तो इधर लिखा हुआ है आरबीसी फ्रेजिलिटी, द मोस्ट कॉमन प्रोटीन दैट मे बी डिटेक्टेड इन हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, प्रोटीन पूछ रहा है बच्चों। स्पेक्ट्रिन। ठीक है,
हाँ जी, patient presented with splenomegaly and anemia. The peripheral film shows spherocytosis. Cause is RBC. कौन सी नामली होगी? Membranous हेरिडिटरी cytoskeleton. स्पिरोसाइटोसिस मैम होता है। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की Cytoskeleton. साइटोस्केलेटन ठीक है। हाँ जी, अच्छा मुझे इधर ही बताओ, साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ कौन जोड़ेगा? इनकाइलिन। इंटेग्रिन्स। शाबाश डॉक्टर समिया। इंटीग्रेंस करेंगे। डॉक्टर समिया के लिए भाई क्लैपिंग्स मेरी तरफ से। चलें, आप देखो डॉक्टर आयशा लास्ट में आप लोगों को कह रही थी कि आपने एग्जामिनर की तरह सोचना है। की टू सक्सेस टू एफसीपीएस इज लाइक आप एग्जामिनर की तरह सोचोगे, ठीक है, कि वो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, वो चाह क्या रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रा सेलुलर के साथ कौन जोड़ रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, नियोप्लेजिया और कार्सिनोमा के स्प्रेड के लिए कौन सा होता है? ईक एडहेरेंस। ईक एडहेरेंस। अच्छा, उसकी क्या होती है? डाउन डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन। रेगुलेशन। लॉस। ठीक है। और एक और आता है इसके साथ आपका ना नियोप्लेजिया के लिए कौन से फिलामेंट्स होते हैं? मसल्स के लिए इंटरमीडिएट केराटिन। फिलामेंट। डेस्मीन है। केराटिन के मसल्स के हैं। लिए डेस्मीन है। और वेमेक्टिन जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू इंटरमीडिएट के लिए। फिलामेंट। जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या हमारे पास मीजेनकाइम डिपेंड कर रहा होता है। पिछले जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वाइमेंटिन और केराटिन, ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ जी, मैम पहले ये मैंने मैम इंटरमीडिएट। मैम मैम ये इंटरमीडिएट फिलामेंट माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना? अच्छा देखो, मुझे बताओ म्यूटेशंस किसके साथ आती हैं आपकी? कैंसर डीएनए को ही करता है ना म्यूटेशंस वगैरह, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया मेन होता है, लेकिन मुझे इसका डॉक्टर वकास कंफर्म नहीं है। ऐसा मैंने नहीं किधर पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली। देख लेते हैं। अच्छा चलो, तेरे जवाब तो दो ना। विमेंटिन और दूसरा क्या था? डेस्मीन। केराटिन। कैफीन। अच्छा, और तीसरा भी था। सेटोकेराटिन। ठीक है, आपके कहाँ कहाँ थे? मैम जो सेटोकेराटिन है वो एपिथेलॉइड का था। अच्छा जी। डेस्मीन मसल्स और वेमेक्टिन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जो केराटिन डॉक्टर क्या पर है नाम ना है? मैम, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का एक वो है, हाँ जी, फीचर है कि केराटिन पर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर वकास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, प्ले क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग सेलुलर स्पेसेस में भी है, एंड इंटरेक्टिंग विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेलुलर स्पेस के साथ और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसके एसोसिएशन है, ठीक है। अच्छा चलो आगे ओके। चलते हैं। स्क्रीन नहीं ना शो हो रही अभी तक। अच्छा मुझे बताओ कि सेल टू सेल एडहेशन एंड वो क्या कहते हैं वो, यार वो जो इंटीग्रिन। वेल्ड लाइक करता है, एक्स लाइक वेल्ड, हाँ जी, बिटवीन सेल टू सेल। हेमिडोस्मोसोम। अच्छा, हेमिडेस्मोसोम। डेस्मोसोम कहते हैं। नहीं मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो? मैम सेल टू सेल जो है ना वो डेस्मोसोम है। तो हेमी क्यों बोला और था पहले? वो बस गलत हो गया मैम, फ्लो में। ये जो अच्छा, दूसरा है ना सेल टू बेसमेंट हेमिडेस्मोसोम। मेम्ब्रेन, ये हेमिडेस्मोसोम है मैम। शाबाश, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल को, शाबाश, आप ठीक किया। अच्छा चलो, एनीमिया एंड हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस अकर ड्यू टू आरबीसी शेप, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि 20 ईयर फीमेल है मैम इसकी प्रेजेंटेड विद मुझे समझ सिम्टम्स। नहीं लगी मैम। अच्छा मैं बताती हूँ डॉक्टर ये यूसुफ। जो सेल टू सेल जो आपने पूछा डॉक्टर ये यूसुफ क्लास में नहीं इंटरमीडिएट थे उस दिन कब मैम? जब मैंने ये पढ़ाया था? याद नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ये देखो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, जो सेल से सेल करेगा ये डी है, ठीक है। सी का सेल और डी है दोनों के सेंटर में, सी डी, ठीक है, जो सेल टू सेल करेगा। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को किसके साथ करता है कनेक्ट डॉक्टर काशिफ? टू सेल, ठीक है। ये जो, हेमिडेस्मोसोम। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन टू सेल का जब करेगा ना, तो मतलब मैं कहती हूँ हाफ कंपोनेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन का हाफ सेल का है, तो हेमिडेस्मोसोम, ठीक है। फिर आपका ईसीएम और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये जोन से आपका इंटरमीडिएट। 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 मैंने कहा था ये दोनों लंबे लंबे नाम है। इंटीग्रीन छोटे है, ठीक है, तो ये आपको किसको करेगा? मैंने उस दिन एमसीक्यू अपना दिया था आप लोगों को, साइटो आइस, ठीक है। सी से आपका साइटो
स्केलेटन वगैरह, ठीक है, और ई से एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा। मैट्रिक्स, ठीक है। ये थे बस कुछ एमसीक्यूज। चलो मैम जो अब, आपने आपने क्वेश्चन पूछा था ना शुरू में कि जो वेल्डिंग टाइप कौन कराता है, वो हेमिडेस्मोसोम, क्योंकि वो स्पॉट लाइक वो कराता है। अच्छा उसमें ना स्पॉट लाइक दोनों में पूछता है, वो कहता है स्पॉट लाइक वेल्ड बिटवीन सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जब वो पूछेगा तो हेमिडेस्मोसोम, और जब वो कहेगा स्पॉट लाइक हेल्ड बिटवीन सेल टू सेल, ठीक है, तो डेस्मोसोम, ठीक है। ठीक। दोनों ही पूछता है स्पॉट लाइक वेल्ड। अच्छा चलो अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। एनीमिया इन हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस आरबीसी शेप 20 ईयर फीमेल है, ठीक है। एनीमिया है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पैलर है, माइल्ड जॉन्डिस है, स्प्लीनिक एनलार्जमेंट है, ठीक है। हर इन्वेस्टिगेशन शो एचबी उसकी 6.5 है, रेटिक काउंट 9% है, स्पिरोसाइट्स इन ब्लड स्मेयर है, ठीक है। तो क्या डायग्नोसिस? आरबीसी सर्वाइवल स्टडी। हाँ जी, आरबीसी सर्वाइवल स्टडी, ये जो आपका ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है ना, इसके साथ एसोसिएटेड होता है ये टेस्ट। सिनेरियो ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, रेटिक काउंट 11, स्पिरोसाइट 3। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट। तो आरबीसी सर्वाइवल टेस्ट, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट, या अपना आरबीसी फ्रेजिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीजें आप ऊपर यहाँ पे लिख लो ताकि आप लोगों को बाद में ये पढ़ना ना पड़े। की टू सक्सेस ये भी है कि ये पॉइंट्स आप इधर साइड पे पढ़ लो, इधर अगर कोई नहीं याद उसको हाईलाइट कर लो, एंड पे जस्ट ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो और इसको पढ़ लो। मैंने एंड पे जिस दिन एग्जाम था उससे 3 दिन पहले तो कुछ नहीं पढ़ा, बट खैर उस दिन जिस दिन एग्जाम था ना, और जो मुझे पता थे फलां फलां टेबल फलां फलां बुक के वो पेज पे नहीं आते मुझे, या मुझे रिवाइज करने चाहिए, तो मैंने वो रिवाइज किए थे एंड पे पेपर 2 से पहले। पेपर 2 मेरा थोड़ा वीक था, 1 अच्छा था। फॉलोइंग एक्सलिंक डिजीज G6PD, ठीक है। आर एक्सलिंक डिजीज, ठीक है। पेशेंट टू के प्रेमाकोइन की हिस्ट्री दे रहा है तो वो आपके पास G6PD आ गया। हिंस बॉडीज वगैरह, ठीक है। डेवलप्ड एनीमिया, ठीक है। अब आपने जब ड्रग्स की बात करनी है तो एंटी मलेरियल वगैरह, प्रेमाकोइन क्या है बच्चों? मलेरियल। ठीक है। अब इसने ऐसा हिस्ट्री नहीं दी हुई कि मेल या फीमेल, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ओपीडी 104, और लेकिन उसने देखो ना कि आपको हाइंस बॉडीज वगैरह भी दी हुई है, इधर एंटी वो फीचर्स दूसरे नहीं दिए हुए। ओपीडी 104 फीवर है फॉर लास्ट 4 डेज है, ठीक है। पासिंग कलर कोला कलर, और बच्चा दे रहा है, ठीक है। बच्चा लड़का है या लड़की, ये नहीं बताया। एलएफटी इज डिरेंज्ड है, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस G6PD फीमेल है। अब फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोट्रिमाजोल की हिस्ट्री दे रहा है उसको, ठीक है। पासिंग कोला कलर, यूरिन फीवर, इतने। तो वो बताया कि फीमेल के साथ जब भी आएगा आपने किसको सोचना है? ब्लैक वाटर फीवर, पेल्सिपारम, अच्छा या मैम, सेरेब्रल मलेरिया। जी, मैम इस पे जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही आएगी या कॉन्जुगेटेड भी आ सकती है? अनकॉन्जुगेटेड के साथ आता है डॉक्टर वकास। ठीक है। अच्छा जी। डॉक्टर जी नूरा, जी। लास्ट टाइम ना जब हम लोग एक हाँ जी, उधर एमसीक्यूज पढ़े थे कॉन्जुगेटेड आया जीआईटी हुआ में, था नहीं नहीं, उसमें हम जीआईटी लोगों के ने एक साथ। चीज कही थी, एक कोलीग बता रहे थे कि उसमें पिगमेंट स्टोन्स बन रही होती हैं, तो वो अच्छा अच्छा। हीमोलाइसिस की वजह से बनती होती है। जब हीमोलाइसिस होती है ना तो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होता है, जब बिलीरुबिन का लेवल हाँ ज्यादा जी। होता है वो पिगमेंट स्टोन्स बनाता है। पिगमेंट स्टोन्स जी जाके जी। ऑब्स्ट्रक्शन का करती हैं, फिर ऑब्स्ट्रक्शन जी के जी। बाद हमारे पास ईएलपी और जीजीटी रेज होता है, जी तो जी। वो ठीक कोलिस्टेटिक है। जॉन्डिस वाली पिक्चर आती है। तो वो जीआईटी में भी यही वाला कंसेप्ट था। वो एक आई थिंक हमारे कोलीग, नाम मुझे नहीं याद, वो बता रहे थे कि पिगमेंट स्टोन्स बन रही होती है हीमोलाइसिस की वजह से। तो वो दोनों ही मतलब आंसर वो ठीक थे। पिगमेंट स्टोन्स भी आ सकते हैं और कोलिस्टेटिक जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी हो हाँ सकता है उसमें। ठीक है, मुझे समझ लग गया। ऑप्शंस में बेसिकली उसमें जी आपके जी पास पिगमेंट स्टोन था, तो हमने जी इसलिए जी ये पिक किया था। आप उसको क्लियर करिए जी कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव पिक्चर भी आ सकती है, और ये भी बिल्कुल जी वो एमसीक्यू था, ठीक जी है। थैंक यू डॉक्टर समिया। अच्छा चले, ओके भाई, क्वेश्चन याद है जो यही बहुत है कोलीग्स, तो चलो फिर भी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ एनीमिया G6PD में आपके पास एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है, ठीक है। फ्यू विद ऑप्शन ऑफ फेविज्म। अच्छा G6PD की ना एसोसिएशन फेविज्म के साथ भी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन को देखकर। अब इधर उसने एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस पकड़ लिया, ठीक है, फेविज्म नहीं। कॉमन प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ एसोसिएशन इज विद फेविज्म, और वैसे जो अपनी प्रेजेंटेशन है एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। अच्छा जी, फेफिज्म इज नॉट द कॉमन प्रेजेंटेशन, इट्स ओनली कॉमन इन मेडिटेरेनियन टाइप विच आर रेयर, ठीक है। अब देखो वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, तो ये मेडिटेरेनियन की हिस्ट्री भी जरूरी है। अगर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के साथ नहीं आया तो फिर आप फेविज्म उठाओ, और अगर मेडिटेरेनियन स्पेसिफिकली किया तो फेविज्म, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज हेमेटोलॉजिकल चेंजेस,
ये तीसरा यूनिट है जिसके अंदर उसने ये वाला एमसीक्यू डाला हुआ है। Hemolytic anemia are mediated by autoimmune that are warm IgG, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ autoimmune hemolytic anemia is idiopathic, ठीक है, idiopathic। एक होता है हाइड्रोजेनिक, एक होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक अननोन कॉज, और हाइड्रोजेनिक जो आपको डॉक्टर की उसकी वजह से हो, नेग्लिजेंस की वजह से। अच्छा, जॉन्डिस है, शी गिव हिस्ट्री ऑफ फ्लीटिंग जॉइंट पेन एंड लो ग्रेड फीवर। ब्लड टेस्ट शोज एचबी इतने, डब्ल्यूबीसी इतनी है, प्लेटलेट 45,000 है, रेटिक 12% है। डायरेक्ट स्कूम टेस्ट उनसे उसका पॉजिटिव है। डायरेक्ट किसको डिफरेंशिएट कर रहा था, एक्स्ट्रा और इंट्रा, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को। तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज हो गई। यंग फीमेल है, लो ग्रेड फीवर है, जॉन्डिस है, जॉइंट पेन है, कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज, ठीक है। तो हिस्ट्री है, लो ग्रेड फीवर है, जॉन्डिस है, जॉइंट पेन है, फीमेल है, ठीक है। लैब शोज अपना क्या है, डिक्रीज कौन सी लाइंस है, सेल लाइंस, ठीक है। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है, डायग्नोसिस ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज। अच्छा बच्चों, ये सारा वही सब कुछ लिखा हुआ है, कूम्स टेस्ट और कूम्स टेस्ट, और ये भी कूम टेस्ट है। तो इधर आ जाओ। अब वुमेन है विद जॉन्डिस 1 ईयर, टोटल बिलिरुबिन इज 6, कॉन्जुगेटेड इज अपना 1, ठीक है। कॉज इज आपका हेमोलिटिक एनीमियाज। टीएलसी उसका एक पेशेंट है, राइट, रेटिक काउंट हाई है, टीएलसी हाई है, बिलिरुबिन हाई है, लो एचपी है, डायग्नोसिस इज हेमोलिटिक एनीमियाज। नीचे भी यही लिखा हुआ है, हेमोलिटिक एनीमियाज अकर आफ्टर में आप मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी होगा तो आपका क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इस हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ एक और क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था, किसी को सिनेरियो याद है? मैडम उसका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ था, हमने गलत ब्लड लगवाया था, हाँ उसी जी, में हमें बिल्कुल ये मिला था। बिल्कुल वही स्टेटमेंट थी, ठीक है। पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी फॉर mitral valve replacement after 8 to 12 months of the surgery she developed complaints of or pallor and dark colored urine. What is likely cause? तो महा, ठीक है, microangiopathic hemolytic anemia, ठीक है। cause of fragmented RBC in peripheral blood is microangiopathic hemolytic anemia। अच्छा बच्चों, अब माइक्रो और मैक्रो में, ठीक है, ये देखो। Patient has surgery of mitral valve की। After 8 to 12 months of surgery, she developed complaints of pallor and dark colored urine, ठीक है। Microangiopathic hemolytic anemia. Fragmented RBC in peripheral film is आपका microangiopathic। माइक्रो और मैक्रो में फर्क बताया किसी ने? मैक्रो मैक्रो में में हेलमेट से लाता है ना। अच्छा, वो तो मैक्रो माइक्रो माइक्रो में भी है, ये देखो। दोनों में हेलमिट सेल्स होते हैं, शिस्टोसाइट्स। उसमें ये होता है कि मैक्रो में ना हमारे पास लार्ज वेसल्स होते हैं, जैसे इसने जी अब जी, वॉल्व की बात ये, करी है। हाँ जी, ठीक है। और और यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेड आर पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे नजर आ रहे हैं, ठीक मैडम है। और यहाँ पे मैडम जी मैडम इसमें मेरे ख्याल से इस तरह होता है कि माइक्रो में तो ये होता है कि हमारी जो वेसल्स है वो नैरो होती है, उस वजह से आरबीसी हमारा डैमेज हो अच्छा, जाता है। लेकिन जो ओके। मैक्रो में हर होता है किस्म की वो तो वेसल, हर साइज की वेसल प्रोस्थेटिक। डॉक्टर यूसुफ? नहीं मैडम, छोटी वेसल्स हमारी। स्मॉल वेसल्स, ठीक है, ओके। हम्म लेकिन जो मैक्रो है मैडम, उसमें अगर हमारी स्टेनोसिस हो या कोई प्रोस्थेटिक वाल्व वगैरह हमने लगाया हो, उसकी वजह से हेमोलाइसिस होती है, मैकेनिकल ओके वो होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है ओके, आरबीसी। कार्डियक हिस्ट्री कह रहे हो उसके साथ है, माइक मैक्रो के साथ? जी मैम, कोई वाल्व एक्स्ट्रा लगाया हो या कोई और वो हुआ हो या आयोटिक स्टेनोसिस वगैरह इस तरह। टर्बुलेंट फ्लो की वजह से होता है ना मैक्रो। ओके ओके, चले। अच्छा, डॉक्टर उसामा नहीं है आज? असाइनमेंट भी थी डॉक्टर जाकिर उसामा की, मुझे याद है, आगे मैंने लगाया हुआ, मैं पूछूंगी। प्रेग्नेंट मैं लेडी है, जिंदा। नॉन नहीं, आपकी मुझे आवाज आ गई थी। और जिनके पास जिंदगी है डॉक्टर उसामा, वो किधर है? केस ऑफ फीटल हेमरेजिक डिजीज एंड नाउ प्रेजेंट टू यू एट एज ऑफ 26 वीक प्रेगनेंसी। व्हाट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन? तो क्या करोगे, सीरियल मैटरनल एंटीबॉडीज करोगे। अच्छा चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है। डेप्सॉन, ठीक है, डेप्सॉन किसके साथ एसोसिएटेड था? अभी हमने ऊपर पढ़ा डिजीज कौन सी लेप्रोसिस की वजह से है? जी सॉरी डॉक्टर साहब। ग्लूकोज लेप्रोसिस की 6 वजह देते फॉस्फेट हैं डिहाइड्रोजन। जी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए भी देते हैं। हाँ जी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेप्रोसी की बात कर रहे हो आप? जी मैम, डेप्सोन देते हैं ना उसमें। ओके उसमें ओके देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। अब ये देखो, अभी ये किसी ना किसी को तो एंड टाइम पे याद रहेगा कि हमने लेप्रोसी के साथ पढ़ा है।
चलो, तो ये बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन G6PD की बात कर रहा है। नीचे भी उसने G6PD दिया हुआ है, ठीक है। अब स्नैरियो दिया हुआ है उसने G6PD है मैनिफेस्टेशन इन मेल, सो इन लेडी इंक्रीज एमसीवी इज पॉइंटिंग टुवर्ड आपका ड्रग इंड्यूस्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अदर ऑप्शन वर G6PD मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डेप्सोन इज नॉट कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इधर, सो आरबीसी डिस्ट्रक्शन मेक सेंस, ठीक है। तो वो अपनी सेंस बता रहा है कि मैंने किस नाम से क्यों सॉल्व किया। डेप्सोन इज अ कॉज ऑफ hemolysis in G6PD. So then it would be G6PD if it is a male. तो मेल की हिस्ट्री। अच्छा बच्चों, ये RH इनकम्पैटिबिलिटी और ABO हेमोलिटिक डिजीज, ये डॉक्टर आयशा या डॉक्टर अरूज ने कराया है। जी मैम। अच्छा, मुझे डिफरेंसेस बता दो जस्ट ऊपर ऊपर से, फिर मैं जस्ट रीड दूं एक, जल्दी बताओ। आज बहुत MCQs हैं, 500 हैं। बताओ क्या डिफरेंसेस हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, हेमोलिटिक डिजीज और अपना ABO में। RH इनकम्पैटिबिलिटी में मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है और जो कंसीव्ड फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। और ABO इनकम्पैटिबिलिटी में मदर जो है उनका ब्लड ग्रुप O होगा और फीटस इधर AB और AB बोथ। ठीक है, हाँ जी। ABO से पता लग रहा है, ओहो, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, ABOC पता लग रहा है, ठीक है। तो टाइप O मदर, टाइप AB फीटस। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है आपने उल्टा बोले। चलो आगे देखते हैं। RH इनकम हेमोलिटिक डिजीज, तो RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर एक्सपोज टू फीटल ब्लड ऑफन ड्यूरिंग डिलीवरी, फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल एंटी डी IgG, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी एंटी डी IgG क्रॉस द प्लेसेंटा अटैक द फीटल RBC, हेमोलिसिस इन द फीटस। अच्छा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आज सच वो कहते हैं कि वो नहीं होता रिएक्शन, क्यों नहीं होता बच्चों? मैम वो सिर्फ एंटीबॉडी बन वो जाती है, जो फिर बस जब बन जाती है, सेकंड एक्सपोजर में जब बाद आते हैं तो में फिर वो उसमें रिस्पॉन्ड करता है। उसमें रिस्पॉन्ड करता है और फिर आपको देने पड़ते हैं बाहर से, ठीक है, जी प्रिपेयर जोन मैम। से। अच्छा, थर्ड प्रेजेंटेशन में, ट्राइमेस्टर में फिर हमको हाँ जी, कौन से में? थर्ड ट्राइमेस्टर में। अच्छा, इसमें भी ना 28 वीक्स पे कुछ कहते हैं, कुछ 36 पे कहते हैं, ठीक है, और 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये डोजेस हैं, बट ज्यादातर ये 28 वीक के साथ आता है, ठीक है। मगर देख लेना, इसको मैम कंफर्म कर लेना। गायनी वालों को MCQ आते होंगे ये वाले, आते हैं। गायनी में कौन कौन है हमारे पास, कोई डॉक्टर है यहाँ पे गायनी से? मेरा तो जाकिर मेडिसिन है। आपका? मेडिसिन। काशिफ है मैडम। अच्छा ठीक है, जाकिर कशिश को छोड़ो। ओके ओके, मजाक नहीं बच्चों, आज टाइम नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन मेडिसिन वालों की भी वैसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये वाली चीजें। मैम हाइड्रोक्सीपैलेस इसका ना बस। एक मैम इसका एक जगह मैंने पढ़ा था कि जी अगर तो डॉक्टर। आप इसको 28 वीक्स में देंगे, फिर सेकंड डोज आप इसको देंगे मतलब आफ्टर 2 डेज के, मतलब विद इन 2 डेज के अंदर। 72 आवर्स अगर वाला आप टाइम। जी, अगर आप इन केस 28 वीक्स पे आप मिस कर रहे हो, तो फिर आप 72 आवर्स के अंदर इसकी जो डोज है वो बढ़ा देंगे। अच्छा सपोज अगर अगर पेशेंट को हमने 28 वीक्स में दिया है, तो 72 आवर्स के अंदर हम उसको 250 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर हमारा अच्छा, ट्वेंटी बिल्कुल। एट वीक्स वाला मिस हो गया है, तो हम इसको फिर देंगे 500 इंटरनेशनल यूनिट 72 आवर्स में, यानी कि इसकी डबल डोज डोज कर। डबल हो जाएगी। जी। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी गाइडलाइंस भी हैं वैसे ना, न्यू गाइडलाइंस भी है, मैंने नहीं देखी। चलो, हाइड्रोक्सीपैलेस है, ठीक है। जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ है, कर्निक टेरेस है बच्चों। बेजल गैंग्लिया बेस यही है, रूबिन बेसल गैंग्लिया में बेसल गैंग्लिया डिपॉजिट में होता है। डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, प्रिवेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी IgG टू RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर एंड अर्ली postpartum period if RH positive, prevent maternal anti D IgG production. Note: RH factor is clinically important in pregnancy. If the mother is RH negative, fetus RH positive, the mother will produce RH antibodies. This situation will not affect the first pregnancy. In the second pregnancy with RH positive, a hemolytic condition of RBCs occur known as RH hemolytic disease of newborn erythroblastosis fetalis. A preventive ट्रीटमेंट नोन एज RHO गैम, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह जो आता है। और RH इम्यूनोग्लोबुलिन कैन रिड्यूस मदर्स reaction to their babies RH positive blood cells. This is administered at first to shot at around 28 weeks of pregnancy and second shot within 72 hours after गिविंग बर्थ। अब ABO हेमोलिटिक डिजीज, टाइप O मदर है, टाइप AB फीटस है। प्री एग्जिस्टिंग maternal anti-A and और anti-B IgG antibodies crosses placenta, hemolysis in the fetus। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि
कौन सी फीटल प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है? जी आईजीजी और कौन नहीं करती? आईजीएम एम नहीं कर दिया ड्यू टू? लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल साइज पेंडा शाबाश शाबाश। चलो शाबाश। माइल्ड जॉन्डिस इन न्यूनेट विद 20, तो बेसिकली न्यूनेटल जॉन्डिस होगा 24 आवर्स में, अनलाइक आरएच एचडीएन। एचडीएन के बच्चों कैन अकर इन फर्स्ट बॉर्न। हाँ, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अच्छा, आरएच हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। चलो ओके। कैन अकर इन फर्स्ट बॉर्न बेबीज एंड इज यूजुअली लेस रेयर। फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। ये हमारे पास हो मैम गया। इसमें अब मैं आपको एक्सचेंज के लिए ब्लड ग्रुप कौन सा आपने बताया था? बी पॉजिटिव बताया था या ओ नेगेटिव? बी पॉजिटिव था तो बी नेगेटिव सेम से आप ट्रांसफ्यूज करते हो, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ओहो, चलो मैम ओ बच्चों। नेगेटिव, अगर ओ मतलब पॉजिटिव मदर है तो हम एक्सचेंज किससे करेंगे? अच्छा डॉक्टर वकास, आप किसका पूछ रहे हो? एबीओ ग्रुप का पूछ रहे हो, एबी ग्रुपिंग का? एबीओ का पूछ रहा हूँ ना, एबीओ को पूछ रहा हूँ। आप जैसे एबीयू का पूछ रहे हो, फोटोथेरेपी तो ठीक करते है। हैं। जी जी। अच्छा, उसमें देखो मदर ओ मदर तो ओ ही होगी। लेट्स सपोज फीटस अगर बी पॉजिटिव है तो आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बी नेगेटिव, अगर ए है तो ए नेगेटिव से करोगे, बस ये है, ठीक है। यानी मदर कि तो ओ ब्लड ही ग्रुप होगी जो ना। होगा उसके हाँ, अगेंस्ट हम मतलब जो मदर का ब्लड जाएंगे। ग्रुप है ना, उसी से हम रिप्लेस करेंगे, सिंपल बस। नहीं ना, मदर का ब्लड ग्रुप तो ओ होगा, और फीटस का ए होगा या बी होगा, तो हम उसका जो वो करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे, वो ए पॉजिटिव से करवाएंगे, या सपोज अगर ए पॉजिटिव है उसका वही कह रहे फीटस हो, का। अगर मदर का नेगेटिव है तो बच्चे का भी नेगेटिव से आपने रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चल हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ, मतलब उसके रिस्पेक्टिव बेबी के रिस्पेक्टिव जोन से है ना, उसके वाले उसके साथ करोगे, ठीक है। ओ के साथ नहीं करोगे। मदर का अगर नेगेटिव है तो फिर उसको नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर उसको देख के करोगे, ठीक है। अच्छा चलो ओके बच्चों, अब रिगार्डिंग आरएच एग्लूटिनेंस, ये क्या होते हैं? आईजीजी होते हैं, आईजीएम होते हैं प्रीडोमिनेंटली? आईजीजी। जी 35 जी 35। डॉक्टर सामा, आप लेट क्यों आए हो? मैम थोड़ा सा बिजी था, बाहर था। चलो ओके, मैं भी बाहर थी पता है, मैं लेकिन क्लास में फिर भी कोशिश किया आने की जल्दी। मैडम ये हमारे सॉरी फला क्या होता है? कजन हमारे कजन मिलने आए हुए थे, वो बेचारों की गाड़ी फंस गई वो उधर ना बाहर, तो वो क्रेन मंगवा के तो उसको निकलवाया उसको। अच्छा चलो। 35 years pregnant lady RH negative mother give birth to baby boy and with signs of erythroblastoma fetalis, baby dies 6 hours later at biopsy। क्या नजर आएगा उसके ब्रेन में? बेसल गैंग्लियन स्टेनिंग। ट्रेनिंग है। स्टेनिंग RH नेगेटिव फीमेल मैरिज। जी जी। RH पॉजिटिव मेल, RH नेगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल है, होमोजाइगस, हु इज होमोजाइगस। ऑल चिल्ड्रन विल बी, अफेक्टेड। नहीं नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा बच्चों? मैडम मैम ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएंगे ना, होमोजाइगस ऑल है। पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? मैडम उसका वो जो उनकी माँ नेगेटिव हुई ना, उसका अब्बा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में फिर क्या पॉजिटिव कैसे हो गए? होमोजाइगस मतलब मैम उनका वो जो दोनों तरफ से एक्स लिंक्ड होंगे, वो जो होंगे ना अपना क्रोमोसोम, दोनों होमोजाइगस होमोजाइगस होंगे। का मतलब ये है हाँ कि जी, उसके दोनों अलील पे ही पॉजिटिव है। हाँ जी, दोनों लील पे ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपको पता है एक क्रोमोसोम पे आपके पार्टनर एलील्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। एक पे पॉजिटिव नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस तरह पॉजिटिव है, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, आरएच नेगेटिव वुमेन है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद नहीं कॉन्सेप्ट, तो पूछने में शर्मा रहे हो, तो हम साथ साथ खुद ही क्वेश्चन करके जवाब देते हैं। अच्छा जी, तो आरएच एमटीडी वगैरह दिया और 34 वीक प्रेगनेंसी है, बेबी लिथार्जिक है, पेल एडिमेटस वेरी एनीमिक है, डाइज 6 hours आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट विल शो कौन से बेसल पिगमेंट्स गैंग्लियन नजर, स्टेनिंग। ठीक है, कौन से पिगमेंट्स नजर आएंगे? क्या पढ़ा बिलीरुबिन। होता है? बिलिरुबिन, मैम ठीक है। बायल ही होगा, बाइल बायल ही पिगमेंट बाइल होंगे। बाइल पिगमेंट, ठीक है। मदर हैज हिस्ट्री ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, नाउ 26 वीक प्रेगनेंसी। मदर की क्या कराओगे? एनटीडी देंगे। मैम उसकी वो नहीं, सीरियल करवाएंगे ना, टेस्ट करवाएंगे, एंटीबॉडीज, सीरियल एंटीबॉडी। शाबाश। उनकी अच्छा, एंटीबॉडी मैं करवाएंगे।
ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही है। अब मदर है, हिस्ट्री ऑफ हेमोलिटिक डिजीज, न्यूबॉर्न, नाउ 26 वीक्स हैं, प्रेगनेंसी, व्हाट टू डू। अच्छा, ये मैंने अभी करा लिया, ठीक है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या करोगे बच्चों? एबीओ जो सा आपका ब्लड ग्रुपिंग वाले में था। अ न्यू बॉर्न विद ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव इज हैविंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलाइफेटालिस व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन विद बी मैडम नेगेटिव। उसको नेगेटिव वाला देंगे। हाँ जी, बी हाँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। व्हाट एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस? आईजी। आईजी जी आईजीजी। आईजी ठीक है, वो कहता है कि सारा वो दिया हुआ है उसने, सिनेरियो न्यूबॉर्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कॉज इज RH incompatibility. हाँ जी, ऑफ मदर एंड फीटस। फीमेल विद 10 मिनट ऑफ ट्रांसपियन डेवलप हैवी चेस्ट पेन। मैडम सुनो अब इसका ध्यान से, कंफ्यूजन मुझे भी आया था मैडम। ये वाला न्यूबॉर्न वाला जी मैडम, ये उसमें 10 मिनट आरएस वाला। की कैपेबिलिटी भी दिया था। अच्छा, बड़ा अजीब, हर मैडम दोनों में दोनों दिए हुए मैंने थे। उठा लिए। एपी और आरएस दोनों दिया हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन हाँ अजीब सा था, सही कह रहे हैं। जब समा को याद है मैडम। नहीं, मुझे ही नहीं याद, ये सिनेरियो याद नहीं है, पेपर 1 का क्वेश्चन अच्छा। वो कह रहे कि जब पूछ ना लें डॉक्टर मुझसे कि सिनेरियो था क्या। नहीं चलो, मैम, सिनेरियो था लेकिन बाकी बहुत मैडम बड़ा अजीब सिनेरियो था, वो तो नहीं समझ आया मैडम कि क्या उसमें हम करना है। हैरान थे कि ये अब हम बताएंगे क्या उसको। उसने एबीए भी दिया था और हिमोलिटिक भी दिया था। दोनों हाँ तो उसके जी, एक जो भी ऑप्शन थे वो दोनों दोनों दिए हुए थे। अच्छा, नहीं क्वेश्चन में कुछ तो कैच पॉइंट होगा ना, एबी और उसमें अपना आरएच में। मैडम क्वेश्चन में तो हमें पता था, उनके आंसर बड़े अजीब थे। कोई हमारे हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा था मैडम। अच्छा, लेट्स सपोज अगर वही क्वेश्चन फिर आता तो फिर अभी भी ब्लैंक हो गए। अभी सोच लेंगे मैडम मैम। फिर फिर मैम हम हम कहेंगे आपको मुसलमानों तुक्के मारो। हमें खुदा की लगाते अच्छा चारों अच्छा, पांच चुकी पर जो निकलता है उसके दिन लगाते। मैं मैडम ना आप लोगों को सीबीएसई के इस तरह एमसीक्यूज होते हैं मैडम। हमें अपना कॉन्सेप्ट हमारा ठीक होता है, उधर हम अपने आंसर को ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्या पूछ रहा है, और नहीं हमारा नहीं जवाब किधर डॉक्टर, इस तरह। डॉक्टर कुछ यूसुफ मैं दो बताती तीन इस हूँ। तरह के होते हैं मैडम। डॉक्टर यूसुफ मैंने ना पेपर दिया ना जब, इस दफा डॉक्टर आयशा को मैं सुनती हूँ ना जब, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसा पेपर था, बट अगस्त तक ना पेपर बड़े अच्छे आ रहे थे, कुछ एक दो मेडिसिन वालों के नहीं अच्छे थे, ठीक है, बस बाकी सबके बहुत अच्छे थे। अब जब नवंबर में दिया ना, नवंबर में सारे चेंज होने लग गए, ठीक है। अब मेरा क्या सीन था कि मेरा जब आया ना पेपर, तो वन लाइनर्स थे, ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं थे। अब स्टेटमेंट बड़े हो ना, आप सोचते हो करते हो, वन लाइनर में एक ही आंसर होता है और आपने वही पिक, अगर खराब हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चीज ये हुई कि अब वो उसने एक बाबा जी डाल दिए हैं जिनके स्पर्म्स का इशू है, वो पूछ रहे कि पता नहीं, अब क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट मैं क्योंकि इनफर्टिलिटी डील कर रही हूँ उस एज वाले तो मैं नहीं देख रही हूँ, मगर फिर भी सोच के करके जब मेरा रिजल्ट निकला, मतलब एक मैं ऑलमोस्ट 80% थी श्योर, नहीं 60% कर लो, नहीं 60 कम कर रही हूँ, 75% तो श्योर था मैं के पास हूँ, ठीक है। मतलब ये वाला कि मैं हो जाऊंगी, बट मुझे डर था कि यार जो एक्स्ट्रा अजीब सी चीजें थी। तो सोच समझ के करोगे, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, सिनेरियो को पढ़ के करोगे, आपको खुद ही आंसर। अगर पढ़ते ही पैनिक हो जाओगे ना, ये क्या पूछा है, वो नहीं कर सकोगे। तो पैनिक नहीं होना, रिलैक्स करके करो, ठीक है, क्वेश्चंस आंसर। अगर लेट्स सपोज इसके बाद आप लोग नहीं भी पढ़ते हो, ये मेरे रफी पढ़ाने के बाद, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई मसला नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोगों को बाद में सुन रही हूँ ना, ये जो बैच में अभी ले रहे हैं क्लास या बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं ले रहे सिरे से वो मैं नहीं जानती हूँ, तो आप लोगों की बात कर रही हूँ। तो लिटरली लिटरली आप लोगों को ये भी इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इसमें से जो चीजें नहीं याद रह रही उसको जरूर पिन पॉइंट कर लो, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आज ज्यादा क्लास, आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच पॉजिटिव फादर है, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इन सेकंड चाइल्ड शुड बी गिवन एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ये भी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला इमीडिएटली दोगे। नीचे लिखा हुआ है ये मदर है आर एच नेगेटिव, फादर है आर एच पॉजिटिव, ठीक है, कंसीव अ बेबी, हाउ विल यू काउंसिल देम रिगार्डिंग द चाइल्ड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में अकर, ठीक है। 3 मंथ प्रेग्नेंट है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव हस्बैंड है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? एंटीजन कैन एंटर मैटरनल सर्कुलेशन फ्रॉम द फीटस, ठीक है।
तो ये हो गया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज हीमोडाइल्यूशन, प्लाज्मा एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपके पास ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया वगैरह करेगा। तो इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम आ गया, नीचे आ गया आपके पास आरबीसी मैस इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर रिजल्टिंग इन रिलेटिव एनीमिया, जिसे फिजियोलॉजिकल कहते हो। मुझे बताओ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और जो मिल्क के साथ होता है कब कब होता है? मैम जो जो पैथोलॉजिकल होती है ना फिजियोलॉजिकल है वो वो फर्स्ट आफ्टर डे पे आ जाती 24 है, आवर है, और फिजियोलॉजिकल जो साथ पैथोलॉजिकल वो है वो विद फिजियोलॉजिकल होती है। मैम बोले जो बोले जी। पैथोलॉजिकल है, जो पैथोलॉजिकल है वो विद इन फर्स्ट मतलब डे पे आ जाती है, और जो फिजियोलॉजिकल होती है विद इन मतलब जो होती है 2 डेज में के बाद आती है, और जो ब्रेस्ट मिल्क होती है वो आफ्टर 7 डेज आती है। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपके पास ठीक है ब्रेस्ट वाला पैथोलॉजिकल कब वन है मैम? अच्छा मैम इसमें ना 7 डे एक 1 और भी वीक। था, एक और भी था, एक जो थी वो थी कि ये हम जो है ना ब्रेस्ट मिल्क की वजह से है, और एक थी इसके रिलेटेड ही कुछ कंफ्यूजिंग था, क्या था? ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, हाँ जी। वो पता नहीं कि उसका पता नहीं क्या था, वो आफ्टर 15 डेज की आती थी या पता नहीं क्या था, उसका भी कुछ रिश्ता था। अच्छा, ये 7 डेज के साथ ही आता है, ठीक है। अगर अगर 15 ऑप्शन में है तो 15 उठा लो, वैसे 7 के साथ आता है, ठीक है। ठीक ओके। हाँ, 1 2 to 5 और 7 फिजियोलॉजिकल 2 to 5 पीक करता है 7 डेज पे, और जो फिजियोलॉजिकल की बात करी और 14 में सेटल कर जाता है, ठीक है, फिर 14 डेज पे। चलो, ये बस मुझे एकदम याद आया तो मैंने पूछ लिया, आगे चलते हैं। व्हाट आर द चेंजेस इन प्रेगनेंसी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन? जल्दी जल्दी बता दो। Decrease ठीक carbon बताओ। dioxide, ऐसा कि decrease FeV1 over FeC ratio, decreased FRC FRC, FRC, decreased increased tidal TLC, total increment, इंक्रीज क्या करेगी? टाइडल वॉल्यूम। tidal volume, और मिनट वेंटिलेशन, ventilation, ठीक है। और क्या होता था? कुछ और होता था? रेस्पिरेटरी रेट। residual इंक्रीज volume, होता है। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट भी क्यों करता है बच्चों इंक्रीज? बिकॉज ऑफ द मैम क्योंकि हाइपरवेंटिलेट डायफ्राम का करना स्टार्ट साइज हो जो है जाती ना है वो पेशेंट। ऊपर हो जाता है, हार्मोन वो बताओ। जो फंडस होती है ना नहीं नहीं, diaphragm loss हो जाता है ना उसका, अच्छा ओके, curvature less हो जाता है। हार्मोन बताओ बच्चों, हार्मोन बताओ मुझे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी आ गई तो वो कहते हैं कि उसका एचबी लास्ट ट्राइमेस्टर में 10 हो गया, तो फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। इंक्रीज सेल आरबीसी मैस है, और वो कहते हैं कि 6 वीक प्रेग्नेंट है, एचबी 12 है, हेमाटोक्रिट 25, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पेरिफेरल फिल्म, ठीक है। 32 वीक्स पे आई है। अब आपके पास उसका क्या डायग्नोसिस है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ये सारे, ठीक है। सोल्जर है कमिंग डाउन फ्रॉम height, having peripheral cyanosis and breathlessness. Cause is secondary polycythemia. What is polycythemia? इंक्रीज एचपी इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, एचबी ज्यादा, मैम आरबीसीज में से इंक्रीज हो रहा होता प्रोडक्शन ऑफ production इमेच्योर of RBC. आरबीसीज। ठीक हो गया, immature RBC increase HP। अच्छा चलो, what is EPO? एरिथ्रोपोइटिन। Erythropoietin, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सब पोलीसाइथीमियाज में नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? कम ये होता increase. है। सब में इंक्रीज होता इंक्रीज है। होता है, सिर्फ रोबरा इसमें वगैरह में इंक्रीज बस वो डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है एक्सेप्ट ऑफ र्यूब्रा, ठीक है। रबर की जो सी वो है ना लड़की, उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम है, ठीक है। र्यूब्रा वगैरह, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें आपका ईपीओ कम है ओनली इन दिस टाइप ऑफ पोलीसाइथीमिया। अच्छा वैसे ये बताओ कि मुझे पोलीसाइथीमिया में क्या चेंजेस आ रही हैं? बोन मैरो हाइपर सेलुलर, ये क्या डिजीज है, क्यों होती है, कुछ कॉज बताओ। मैम ये अपना पॉलीसाइथेमिया रूब्रा। हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, ठीक अच्छा है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है वो, और जो है ठीक है। बोन मैरो हाइपर सेलुलर होता है वो प्रोडक्शन ज्यादा करने लग जाता है, जिसकी वजह से इमेच्योर आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। हाइपर सेलुलर होता है प्रोडक्शन, वो हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करते हैं और इमेच्योर सेल बनाने लग जाता है। तो ये आपका बोन मैरो नॉर्मली इंट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस कराते हैं या एक्स्ट्रा मेडलरी? इंट्रामेडुलरी। इंट्रामेडुलरी।
चलो ठीक है। अच्छा जी, तो बोन मैरो हाइपरसेलुलर मैरो होगा। हाइपरसेलुलर मैरो और वो दूसरा जो सा था ए प्लास्टिक में कैसा बोन मैरो नजर आता है? हाइपोसेलुलर होता है उसमें। हाइपोसेलुलर। फैटी हाइपोसेलुलर उसमें फैटी। हाइपो है। फैटी हाँ जी ठीक है, फैटी। मेरा पैर हाँ जी, अब बहुत से लोग ए प्लास्टिक में ना ये हाइपरसेलुलर के साथ जा रहे होते हैं, मेरे जैसे शुरू में, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान करना है, दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। और जो फैटी मैरो वो आज शायद डॉक्टर रोज पूछ रही थी। हाँ जी, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कॉजेज हाइपोक्सिया, जैसे डॉक्टर वकास बता रहे थे, कार्डियक डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, हाई एल्टीट्यूड। वो एक लेडी है, वो पीडीए के साथ आती है उसका बच्चा, तो उसका मुझे बताओ रिस्क क्या है बच्चे को? मैडम क्वेश्चन क्या है? बच्चे हाँ को जी पेटेंट सही एक्सेस सही जवाब दिया आर्टीरियो किसी ने। नहीं, कोई प्रीमेच्योर बोलने लगा था अभी। रूबीला के साथ तो अरे क्वेश्चन नहीं, क्या है आपका? मैडम हाई एल्टीट्यूड में होता आंसर आई प्रीमेच्योर थिंक आपने बता दिया खुद ही। मैम मैम क्वेश्चन क्या था? ये होता है कि पीडीए मैम के साथ क्वेश्चन क्या क्या हो था? जाता है, शंटिंग हो जाती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटन बढ़ेंगे और मतलब ये सारी चीजें सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होगा। अच्छा खैर जो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसके पास ना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है, तो इसमें रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी होती है। अब बेसिकली जो आप कह रहे हो ना डॉक्टर, क्या नाम है, काशिफ, बच्चों में कौन सी शंट मतलब कौन सा फ्लो होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बच्चों में राइट राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और आफ्टर बर्थ फिर क्या होता है? लेफ्ट टू रिवर्सल राइट। हो जाता है, लेफ्ट टू राइट हो जाता है। लेफ्ट टू राइट हो जाता है। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? जो लिगामेंटम आर्च, आर्टिरियोसम। हाँ जी, लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, हाँ, पेटेंट आर्टिरियोसम डक्टस, हाँ जी, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में किसका डिफेक्ट है बच्चों? ये लिगामेंटम आर्टिरियोसम का फोसा डिफेक्ट हो वैलिस जाता का। है। फोसा ओवेलिस का, डॉक्टर साहबा ने बोला फोसा ओवेलिस का, ठीक है, ये वाला। अब नहीं तो नहीं सब मैम, तो मैम एट्रियम में एट्रियम में होता है। उतरता होता है ना, राइट ये एट्रियम। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में नहीं वो तो होगा फोसा एट्रियल ओवेलिस। सेप्टल डिफेक्ट करेगा। वो ये सब वेलस से लिगामेंटम आर्टीरियोसम ही है, आई थिंक सो। और अच्छा मैम अच्छा, एक सेकंड, ये मंडी बाजार लग रहा है खामोश, एक मैम सेकंड, मैं सारे मछली बताऊं, ऐसे बाजार, बोले जा रहे हो, मछली जो बाजार। एक बोलो। मैम जो आर्च ऑफ एओर्टा है और जो वो है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, वेन है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, इन आर्टरी, दोनों के हाँ, बीच में डक्टस लिगामेंट आर्टिरियोसम होता है, डक्टस आर्टीरियोसम लिगामेंट, होता है। अगर ठीक है। ये पेटेंट रह जाए, जिसने हालांकि बंद करके तो लिगामेंट आर्टीरियोसम बनाना होता है। बेसिकली ये वाली शंटिंग हो या ये वाली शंटिंग हो, ठीक है, तो ये भी शंटिंग वाला प्रोसेस ही करेगा, जो नॉर्मल फ्लो है उसको मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। आर्टीरियोसम से आर्टीरियोसम निकाल सकते हो। फोसा ओवेलिस मेरा ख्याल है जिन डॉक्टर साहबा ने बोला है उसमें कौन सा होता है डिफेक्ट? एट्रियल सेप्टल वो डिफेक्ट सब होता है। मैम एटने सेपरेट डिफेक्ट होता है, एसडी वो प्राइमम और सेकेंडम के उसमें हमें नहीं पाते, वो ठीक है, सही कह रही है। ओके ठीक है डॉक्टर साहब। का मेरे को आता एंडोकार्डियल है। क्वेश्चन के साथ आता है वो, जब वो हम्म जो है ना इसका आंसर। सेप्टम स्केंडम के साथ, ठीक है, और एंडोकार्डियल कुशन के साथ। चलो बच्चों ठीक है, ये एडल्ट लिगामेंट आर्टीरियोसम। मेटासेप्टल डिफेक्ट है वो कौन सा कॉमन है? वीएसडी। एडिट में एसडी है। ओवरऑल VSD ग्रेटर VSD देन is ASD। greater than ASD is greater ASD। than आपका PDA वगैरह, ठीक है। अच्छा चलो अब चुप हो जाओ, हार्ट को छोड़ दो इधर, गलती हो गई, मैंने आप लोगों से लिगामेंट आर्टरियोसम पूछ लिया और PDA वगैरह। अच्छा चलो, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्मोकिंग वगैरह के साथ, किडनी लेगन एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स हो जाएंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वगैरह, और डायूरेटिक यूज से आपका सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। कौन सा डायरेटिक यूज, डायूरेटिक? मैम वो देते हैं ना मैनिटॉल, या सॉरी एसिटाजोलामाइड। कॉज कॉज एसिटाजोलामाइड वो क्या मोशन करेगा? सिकनेस, मोशन सिकनेस, मोशन सॉरी हाई सिकनेस। एल्टीट्यूड, सॉरी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अच्छा, रिलेटिव और अपेरेंट पॉलीसाइथीमिया, इसका मुझे ना ड्रग कंफर्म करो। एसिटाजोलामाइड कह रहे हैं डॉक्टर विकास। डायूरेटिक यूजेस के साथ रिलेटिव और अपेरेंट पॉलीसाइथीमिया नहीं आएगा। लास्ट टाइम ही मुझे कंफ्यूजन हुई थी। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में मेनली जो होती है वो हाइपोक्सिया होता है हमारे पास। तो कोई करता है ड्रग डायूरेटिक हाइपोक्सिया? नहीं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि वो रिलेटिव और अपेरेंट पॉलीसाइथीमिया में मे यार भी अगर आए। बुक में लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली फिर होगा कोई ना कोई, अभी इसलिए कह रही हूँ स्पेसिफिकली कोई होगा, इधर नाम नहीं लिखा है ना।
रिलेटिव के साथ भी होगा मे बी, बट इधर सेकेंडरी के साथ कौन सा है? मैम मेरे ख्याल में तो सीटाजोलामाइड ही है। मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली इधर लिखा हुआ है नो स्पेसिफिक डायूरेटिक कॉजेज hypoxia और polycythemia. Diuretic use can exacerbate dehydration and hemoconcentration, potential leading to spurious increase in red cell concentration, that is polycythemia, especially in individuals already at risk of hypoxia or other conditions that cause polycythemia. ठीक है, तो ये सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया के साथ ही दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और मैकेनिज्म बता दिया, हीम कंसंट्रेशन की वजह से पोलीसाइथीमिया कंडीशन आएगी, या पहले भी पोलीसाइथीमिक होगा तो उसको वर्सनिंग करेगा। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी के साथ आ रहा है कि ऑलरेडी कोई कंडीशन है उसको वर्सन अप कर रहा है। ठीक है, डायूरेटिक यूज। अच्छा चलो, रिलेटिव और अपेरेंट पोलीसाइथीमिया जिसे हम गैस बॉक्स, ठीक है, सिंड्रोम, स्ट्रेस इंड्यूस है, बर्न और डिहाइड्रेशन। अभी उसने एक डिहाइड्रेशन के साथ भी बोला है कि अगर एक पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, जो डॉक्टर साहब अभी कह रही हैं कि रिलेटिव के साथ आ सकता है या नहीं, तो वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट के साथ अगर डायूरेटिक यूज दे रहा है तो वो एक्सरबेट कर रहा है इसको। ठीक है, तो रिलेटिव इस सेंस में, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन इस वाली कॉल में लिखा हुआ है, उस लिहाज से रिलेटिव। द रेड सेल वॉल्यूम इज नॉर्मल बट एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम देयर इज रिलेटिव पोलीसाइथीमिया। तो रिलेटिव का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन देन, ये क्या लिखा हुआ है देन आपके पास? हाँ, Rubra vera. रूब्रा वेरा। ठीक है, एंड अकर इन मिडिल एज मेन। ठीक है, आप भी देखो, मोर कॉमन देन पोलीसाइथेमिया रूब्रा वेरा इन मिडिल एज मेन। ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट पे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अब वो आपको सिनेरियो सारा ये वाला दे दे और मिडिल एज मैन दे दे, ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोवर्सीज आती हैं, पर्टिकुलरली इन स्मोकर्स हु आर ओबीज एंड हाइपरटेंसिव। एक मोटा बंदा गैंडा है, ठीक है, उसने मुंह में सिगरेट रखा हुआ है, ठीक है, और सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है। ठीक है, और साथ में उसको बीपी कॉफ लगाया आपने, ठीक है, तो वो भी जोन से 180/110 दे रहा है, तो ऐसे बंदे को रिलेटिव होने के चांसेस हैं। चलो, सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम साचिन। अच्छा मुझे बताओ कि अगर वो कोल्ड से नीचे आया तो कौन सा एक्टिवेट होगा न्यूक्लियस? पोस्टीरियर AC वाला है, कोल्ड से आया नीचे, फिर कोल्ड में एसी पोस्टीरियर चला गया उसका। इंटीरियर इंटीरियर होगा, फिर हॉट हो वाटर। गया। इंटीरियर होगा, कोई से नीचे इंटीरियर आया। वाला ना, पैरासिम्पथेटिक वाला। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो ऊपर आसमान से आया ठंड से, चाहे चीन से आया ठंड से, तो नीचे मतलब उसमें आग सचिन में इसका मैम पीसी ऑन आपकी होगा, जब आवाज नीचे में आएगा बड़ी तो वो एसी ऑन होगा। इको हो रही है। मैम सचिन में इसका पीसी होगा, जब नीचे आएगा गर्मी होगी तो वो एसी ऑन करेगा। गर्मी लगेगी ना, लाहौर पहनेगा जिकबाबाद। अरे नहीं, सब एक्चुअली कोल्ड से उसने वापस ठंडा करना है ना, कोल्ड से सॉरी दरमियाने मौसम में लाना है उसने, तो वो आपका किसके साथ आता है? एक, हाँ, एसी ना एसी के मैम, साथ। अरे नहीं भाई, वो ऊपर कोल्ड में था, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, वो मैम टेम्परेचर देखे चाहिए। ना मैडम वैसे ओवरऑल जो शिवरिंग चाहिए ना टेम्परेचर मैम, कंट्रोल कोल्ड में करता था, है बॉडी का मैम वो टेम्परेचर कोल्ड बढ़ाना है। में था, उसका पीसी ऑन होगा। पीसी क्या करता है कि मतलब सिंथेटिक सिस्टम टेम्परेचर को को एक्टिवेट बढ़ाता करता है है। मैम। ठीक है मैम, मैम जो जब आप वो नीचे पूछना चाह आएगा रही है ना, टेम्परेचर उसका डाउन होगा ना मैम। ठीक है, ओके, मैम डॉक्टर वो विकास। ओवरऑल जो कंट्रोल करता है ना टेम्परेचर को, वो ठीक है, इंटीरियर का। हाँ ठीक है, ओके, डॉक्टर फ्री विकास ऑप्टिक इज क्वेश्चन। ग्रेटर देन एसी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, डॉक्टर विकास क्वेश्चन बताना। मैम जो आप पूछना चाह रही है ना मैम, ये एक्चुअली ना जो डॉक्टर साहब सारे बता रहे हैं ना, ये नॉर्मल मैकेनिज्म जिसका बता रहे हैं, इसको मतलब मेंटेन कैसे करते हैं। लेकिन हम एक जब फेवरेबल कंडीशन से अनफेवरेबल में आते हैं तो उसको उस वक्त मेंटेन करने के लिए जो है ना वो ऑपोजिट हो जाता है। हाँ जैसे जी, मतलब सपोज एसी है, वो मतलब कूलिंग इफेक्ट करेगा, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो फिर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस उसको यानी कि मेंटेन करेगा उसके मेंटेन कर, टेम्परेचर को। जी। अब ये ये दो क्वेश्चन था थ्योरीज हैं। जी, तो डॉक्टर वकास को क्वेश्चन याद है? डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर वकास, सॉरी डॉक्टर अपना मैडम काशिफ। मैडम
जब वो ऊपर था तो क्या उसका पोस्टीरियर उधर एक्टिवेट एक नहीं मिनट था उतना? डॉक्टर अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ। अब वो हाइट पे है ना, हाइट पे क्या है वो, उसकी कोल्ड जो मेंटेनेंस कर रहा है वो नॉर्मल जो मैकेनिज्म चल रहा है वो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है। जब उसने हाइट से नीचे आना है तो उसको मतलब जो कोल्ड को उसने मेंटेन करना है, फिर वो पोस्टीरियर नहीं नहीं हाइपोथैलेमस आ जाएगा। वकार साहब आप गलत आप मुझे ये बताएं कि एसी का जो फंक्शन है वो क्या है, एसी क्या करता है? खामोश मिनट, एक उसने सेकंड कूलिंग खामोश, इफेक्ट देनी है। एक सेकंड सब खामोश सुनो। लड़कियों से पूछ ले मैम। नहीं सुन लो लड़कियों को मुझे पता आता है, वो वैसे आप लोगों को जज करिए। सुनो जा, चुप करो। ये कोल्ड है, ये हॉट है। वो यहाँ पे था कोल्ड पे, तो कोल्ड में तो उसने मर जाना था ना, तो किसी चीज ने तो उसको मेंटेन करना है। मेंटेन किसने किया हुआ है? अगर वो पूछेगा कोल्ड में उसको किसने किया हुआ है, फिर आप अपना कोल्ड है ना तो हॉट पॉट पीसी बोलोगे। पोस्टीरियर हाँ हाइपोथैलेमस हॉट पॉट पीसी। ठीक है, अब वो वापस यहाँ आया, यहाँ पे अब उसका हॉट हुआ हुआ एनवायरनमेंट, अब उसने इसको कॉम्पनसेट करना है, तो उसको क्या चाहिए? एंटीरियर एसी हाइपोथैलेमस। एसी। अब क्वेश्चन ठीक है, ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म हुआ ना मेंटेनेंस का। अब वो जो क्वेश्चन पूछता है वो डॉक्टर विकास आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर विकास। मैडम एग्जैक्टली आपका मैम, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली यही था है। दोबारा बताएं। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म, हाँ ठीक जी है। नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है। अब उसमें ऊपर से नीचे आना है, एकदम नीचे आना है, और फौरन हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसको एक्टिवेट होना पड़ना, वो ऑपोजिट हो जाएंगे। भाई इसका मैडम आपका मैडम कहने का आपके मतलब क्वेश्चन ये में है कि पहले ऊपर ये इसका नहीं था कि पीसी ऑन नीचे था, हॉट है। तो जैसे वो नीचे आएगा उसका वो पीसी मतलब उसी तरह मेंटेन रहेगा। आपका कहने का मतलब ये है? ये ना डबल ए में जब एमसीक्यू करेंगे ना, वहां पे एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी दी हुई है। अच्छा चलो वो यार ये शेयर प्रोफेसर। करो, ग्रुप में शेयर हाँ करो यार। हाँ, अब मैंने ना डबल ए क्योंकि के एमसीक्यू बाद में हो जाएगी। अब मैंने मैंने भी क्वेश्चन वैसे ये किया पूछे। था। का मसला करते हैं क्वेश्चन नहीं भाई पूछना। इधर तो फंसे जा रहे हैं। अच्छा चलो, 28 years सोल्जर है, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सियाचिन होगा भाई, हैविंग स्पेंट 6 months देयर, ठीक है, प्रेजेंट्स टू सीएमएच रावलपिंडी, कंप्लेन ऑफ हेडेक, पेरिफेरल साइनोसिस ऑफ द फिंगर्स, दैट इज सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया। अच्छा बच्चों, वो एक कहता है कि वो जब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर की एक हिस्ट्री देता है और उससे उसको फिनोमेना होता है, वो क्या होता है और कौन सी डिजीज रेनॉल्ड्स होती है? फिनोमेना। अच्छा, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में क्या होता है? पेरिफेरल जो वेसल्स हैं उन्हें क्या होता है? स्पाज्म में चले जाते हैं। सिक्स होना है, सिक्स पंपिंग हो रहा है। ओके ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज ना देखनी, फीमेल विद एचबी आपके पास 13,000 इंक्रीज प्लेटलेट एरिथ्रोपोइटिन रेज्ड है, फेशियल प्लेथोरा, डायग्नोसिस सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, ठीक है। सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया साइथीमिया इज कॉज्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसमें एरिथ्रोपोइटिन कम होता है ज्यादा होता है? ज्यादा सेकेंडरी में ज्यादा अब होता है ज्यादा और होता है। रूबरा में कम होता है। अच्छा, एक मोटा है, सिगरेट पी रहा है और उसको हाइपरटेंशन है और उसको जोन सा है ना पोलीसाइथीमिया हुआ है, कौन से होगा उसको? एपेरेंट। उसको वो रिलेवेंट रिलेवेंट हाँ, रिलेटिव रेलिवेंट नहीं, रिलेटिव। अच्छा, सेल स्पेयर्ड नॉट पोलीसाइथीमिया वेरार। अच्छा ये बच्चों ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन कम होगा, लिम्फोसाइट ज्यादा होंगे, ठीक है, अपना सेल स्पेयर्ड नॉट रेज, सॉरी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अच्छा मुझे बताओ, लिम्फोसाइट ज्यादा, इओसिनोफिल ज्यादा और न्यूट्रोफिल कम, ये किसका है? लिम्फोसाइट कम, इओसिनोफिल कम और न्यूट्रोफिल ज्यादा। डीएनए। मैम और जो कुछ न्यूट्रोफिल जिसमें कम है वो एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है, और ये हाँ जी दूसरा कोर्टिसोल के साथ है, स्टेरॉयड हाँ कोर्टिसोल। हाँ जी, कुशिंग वगैरह के साथ। तो अब जो ये समझ लो डीएनए के साथ ना लिम्फोसाइट्स नॉर्मल है इसमें, ठीक है। डिक्रीज न्यूट्रोफिल जो है वो मतलब एल्डोस्टेरॉन के साथ। हाँ जी डीएनए, ठीक है। सेल स्पेयर नॉट रेज, ठीक है, तो इसमें आपके लिम्फोसाइट्स नॉर्मल रहेंगे। इन अ पेशेंट पोलीसाइथीमिया वेरा ब्लड लेवल्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल इज लिम्फोसाइट्स ओल्ड है, ठीक है। वो कहते हैं प्रेजेंटेड विद स्प्लीनोमेगाली, कंजेस्टेड फेस, फीचर बेस्ट स्पोर्ट डायग्नोसिस पोलीसाइथीमिया इज इंक्रीज सेल मास, ठीक है। और इधर भी आरबीसी मैस, ठीक है। तो नीचे से हम कर लेते हैं ये बच्चों, सिनेरियो है ओल्ड पर्सन है, प्रेजेंटेड विद वीकनेस, लेथार्जी, ब्लड शोज इंक्रीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, सब बड़े में बोन मैरो शो हाइपरप्लेजिया। डायग्नोसिस क्या है बच्चों इसका? मेलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। हाँ जी डॉक्टर साहब, बस अब जा रही है इनके साथ, जा रही है इनके साथ, एग्रीड है?
ठीक बता रहे हैं मैडम। ओके चलो ठीक है। ओके myeloproliferative disorder. Diffusing capacity of oxygen from alveoli maximum in polycythemia. एच भी डिफ्यूजन, बढ़ेगी। हाँ जी, इसमें लिमिट ज्यादा है मैडम। और डिफ्यूजन लिमिट, और एक डिफ्यूजन क्या था दूसरा? परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन Diffusion लिमिटेड। limited. और डिफ्यूजन, ठीक है, मुझे बताओ डिफ्यूजन कौन सा और परफ्यूजन कौन सा है? परफ्यूजन में जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और डिफ्यूजिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह कुछ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आता है डिफ्यूजन लिमिट, ठीक है। चलो, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा इज ओनली टाइप ऑफ पॉलीसाइथीमिया विद डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। अदर पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन और प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज। स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन एंड हाइपोक्सिया, ठीक है। और इनहिबिट कौन ये करता था किया बच्चों इसको? हाँ थियोफाइलिन। हाँ जी, ठीक है। और एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या होता है? एरिथ्रोपोइटन। ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन, कहाँ से रिलीज होता है? जी, रेटिकुलर सेल्स। कहाँ से रिलीज होता है? पेरिट्यूबुलर सेल। इरिटेबल से ठीक रहते है मैडम ठीक। हाँ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कौन सा है, ठीक है। आल्सो रिमेंबर इन रीनल एडिनोमा देयर वुड बी इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, ये मैंने उस दिन पढ़ा दिया आप लोगों को। अब रह गया हमारा सिर्फ ये टेबल। हाँ जी बच्चों, इस टेबल के बारे में मुझे बताओ कुछ कुछ। ए प्लास्टिक एनीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, और आपके पास जोन से माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ए प्लास्टिक एनीमिया में भी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि हाइपोसेलुलर थी या हाइपर सेलुलर थी? हाइपर इन दोनों में हाइपो हाइपोसेलुलर हाइपो फैटी मैलो हाँ और होती है, फैटी फैटी इन्फिल्ट्रेट। फैटी जी, मैलो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताओ माइलोप्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा है? हाइपर सेलुलर, सारे सेल बढ़ते हैं। अच्छा देखो, दो चीजें, एक इमेच्योर सेल्स होते हैं, एक मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पास सेल जोन से है मैच्योर नॉर्मल बट हैव एबनॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ प्रोलिफरेशन, इसलिए इसको नाम के ऊपर जाओ प्रोलिफरेटिव, ठीक है, प्रोलिफरेशन, हेंस द नेम प्रोलिफरेटिव। दिस लीड्स टू हाई नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड, ठीक है। और कौन से होंगे? मैच्योर होंगे नॉर्मली। हाइपर सेलुलर इन आपके पास, व्हाट इज पीआर बच्चों? पेरिफेरल, जो स्मेयर करते हैं। तो ये क्या है? पीआरवी का क्या मतलब है? अच्छा मैम, ये पॉलीसाइथीमिया रोब्रा वेरा है, हाँ जी, उसमें ठीक भी है। हाइपर सेलुलर होता है ना, हाँ जी। और उसमें एरिथ्रोपोइटिन कैसा होता है? कम होता है। ठीक है। अभी हम जब ऊपर डिक्रीज। वो कर रहे थे क्वेश्चन, तो उधर हाइपर सेलुलर लिखा हुआ था जहाँ पे हमने हाइपोसेलुलर की बात की थी। ये भी ड्राई टैप टीयर ड्रॉप, अब ये टीयर ड्रॉप इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वो पूछते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों के साथ नहीं है, ये मेडिसिन में, रेडियोलॉजी में, सर्जरी में, गायनी में, ये सब में इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, ये वाला, ठीक है, ये सब में आता है। मैं हमेशा इनमें फंसती थी। अच्छा, ड्राई टैप टीयर ड्रॉप माइलोप्रोलिफरेट, बाकी कुछ याद करो या ना करो, ये वाला टेबल प्लीज याद करो आप लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक ये वाले टेबल्स, दूसरा वो जो आपके हैं, यार जिनल बायोप्सीज वाले, और एक आपके वो मार्कर्स, ठीक है, माइलो जो आपके थे वो स्क्लेरोडर्मा, डर्मेटोमायोसाइटिस, और जो पोलियोमाइलाइटिस, जीबी, ये वाले माइसेनिया वगैरह, टेबल्स लाजमी करने हैं। किसी पॉइंट पे बहुत टेंशन है, जस्ट कुछ ना देखो, अपने टेबल्स एक दफा देख जाना, ठीक है। अच्छा, एमडीएस, ठीक है, दो जे आपके पास डिस्प्लास्टिक है, सेल मेच्योर एब नॉर्मली डिस्क्राइब एज डिस्प्लास्टिक, ठीक है। तो इधर एब नॉर्मल आपके पास मेच्योर होंगे। इधर क्या है? These dysplastic cells are often so odd and non-functional that they die. This result in lower number of bloods, ठीक है। तो dysplastic and often normocellular या hypercellular, ठीक है, ये इसकी फीचर्स होंगे। ए प्लास्टिक पढ़ लेते हैं, cause of failure of destruction of myeloid stem cells। हमारे पास कौन सी lineages थी बच्चों? माइलैंड और Light and लिम्फोइड। lymphoid. वायरल और लिम्फोइड। माइलॉइड सीरीज का। नो हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, नो क्यों हेपेटोस्प्लिनोमेगाली क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेल ही आज नहीं है तो मेडिसिन क्या होगी ना, आज सेल ही नहीं है तो। मेडिसिन क्या कह रहे हो? अच्छा, lymphadenopathy or no bone tenderness and their presence should lead to questioning the diagnosis. Normal cell morphology but hypocellular bone marrow, वो जो बात कर रहे हैं कि सेल नहीं होंगे तो फिर। अच्छा, डिक्रीज ब्रेटिक काउंट, इंक्रीज आपका एरिथ्रोपोइटिन। और अब मैं पूछने लगी हूँ आप लोगों से क्वेश्चंस, और बस इसके बाद फिर हम करेंगे 500 एमसीक्यूज का डबल है। चलो, पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस है, बोन मैरो शो है हाइपोसेलुलर विद
the fatty changes. What is the diagnosis? ए प्लास्टिक ये प्लास्टिक में ओके ओके, मुझे बताओ कि उसमें आपको बोन मैरो कैसा मिलेगा? किस चीज में? प्रोसीजर ऊपर बता रहे थे ना नॉर्मल काशिफ, मिलेगा, नॉर्मल बोन मैरो आवाज मैम आपकी सही नहीं आ रही। उसमें बोन मैरो कैसा मिलेगा? नॉर्मल के अलावा मुझे एक टर्म बताओ जो इसके लिए यूज होती है। किस चीज में मैम, ये मैं पूछ रहा हूँ, किस डिजीज में? फैटी चेंजेस का क्या है? हाँ जी, फैटी बोन मैरो, ठीक है। डॉक्टर काशिफ इसका जवाब भी आपने दिया था, पूछ रहे हो किस चीज में? अच्छा नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ कि किस चीज में मैम, मुख्तलिफ कंडीशन है ना, प्लास्टिक का प्लास्टिक पूछ रहे हैं या किसी और का पूछ रहे एक प्लास्टिक की पूछ रही थी। अच्छा चलो, हैं? ठीक है, उसमें 65 फैटी okay, lady had treated for arthritis, now presented with weakness and bruises. Examination revealed pancytopenia, 0.1% retic count. ठीक है, 0.1% है, मतलब रेटिक काउंट भी आपका कम हुआ हुआ है, और आपका बोन मैरो जो सा हाइपोसेलुलर है। वुमेन treated for arthritis. ए हाँ जी, प्लास्टिक। ये आकाश, प्लास्टिक investigation of choice in aplastic anemia is बोन मैरो बायोप्सी। हाँ जी, और उसके साथ क्या कराओगे? एस्पायरेट एंड कौन सी बायोप्सी दूसरी कराओगे? एक स्पेसिफिक वर्ड आता है इसके लिए, फाइन बायोप्सी। बायोप्सी। ठीक है। अच्छा जी, पैनसाइटोपिनिया कौन सी बोन मैरो बायोप्सी? ट्रिफाइन, TREPHINE, ट्रिफाइन बायोप्सी। अच्छा जी, पेशेंट विद पैनसाइटोपिनिया ये क्या होता है देख लेना, ठीक है। किसी को अगर आइडिया तो बताओ, ट्रिफाइन बायोप्सी क्या होता है बच्चों? अच्छा जी, पैनसाइटोपिनिया के लिए बोन मैरो बायोप्सी करोगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइलोफाइब्रोसिस क्या होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं उसमें? स्प्लीनोमेगाली, टीयरड्रॉप अच्छा, सेल्स। टीयर ड्रॉप सेल्स, और साथ में कौन सा टैप होता है, वेट या ड्राई ड्राई? ठीक है, अगर वो करेक्टर, ड्राई हाँ जी, मैसेज स्क्रीनों में गली। डॉक्टर साहब आप बुक खोली हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं। शाबाश चलो, करेक्टरिस्टिक फीचर में आएगा आपके पास टीयर ड्रॉप सेल इज ग्रेटर देन आपका स्प्लीनोम। हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया, माइलोप्रोलिफरेटिव। मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, टीयर ड्रॉप इज ग्रेटर देन स्प्लीनोमेगैली। अच्छा जी, पेल्गर ह्यूट सेल्स आर कॉमनली इन जी मैम वो माइलो प्रोलिफरेटिव में आएगा। ठीक है, माइलो डिस्प्लास्टिक में। एबनॉर्मल सेल आ गया ना ये, इसलिए। हाँ जी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। Benign inherited condition is characterized by hyposegmented and chromatic clumping of neutrophil nuclei, ठीक है, root cells। ये मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। मैं पिक्चर ना आप लोगों से शुरू की तो चला गया मेरे ये कॉल। ठीक है, ये आपके पास होते हैं नॉर्मल साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल, समटाइम हाइपो और हाइपर ग्रैनुलेशन, ठीक है। इरेगुलर न्यूक्लियर लोब्यूलेशन, हाइपोलोब्यूल्ड, वैसे 5 लोब्यूल्स होते हैं ना। अच्छा जी चलो, और मुझे बताओ जो 5-8 लोब्यूल्स थे वो किस में थे, कौन सी डिजीज में थे? हाइपर सेगमेंटेड वाले। मेगलोब्लास्टिक शाबाश। हाँ जी, तो ये मैंने न्यूट्रोफिल्स देखो कितने इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रोफिल बना करना हाइपर सेगमेंटेड, ठीक है, लाइक पेल्गर ह्यूट, ठीक है। और कौन कौन से न्यूट्रोफिल्स थे? वो जो आपके पास बेजोस्ट्रिपलिंग थी, ठीक है, बेजोस्ट्रिपलिंग वगैरह, लेड पॉइजनिंग वगैरह में, ठीक है, ये सारी। कीमोटेक्टर थे। कुछ बॉडीज भी न्यूट्रोफिल में मैम वो होती है ना, वो कौन बार सी? बॉडी। बार हाँ बॉडीज। ठीक है। और न्यूट्रोफिल बताओ मुझे, अभी कोई और एक पॉइंट बोल रहा था मुझे। कीमोटेक्टर मैम, डीएनए वाला। कीमोटेक्टिक वगैरह। न्यूट्रोफिल्स का कीमोटेक्टर, न्यूट्रोफिल्स कीमोटेक्टर जो था। हाँ जी, डीएनए वाला भी था ना कि डीएनए में कम होते हैं। हाँ वो चलो डीएनए में कम है, कुशिंग भी हो गया। और बोलो, न्यूट्रोफिल बहुत है, न्यूट्रोफिल्स का भी हाई 5 लोब्स हैं, ये भी वैसे इसका क्वेश्चन आता है। और न्यूट्रोफिल्स का क्या है? बस अभी के लिए इतना काफी है। कोएगुलेशन, हाँ कोएगुलेशन पाथवे के साथ भी इसका एसोसिएशन है न्यूट्रोफिल्स का ना। अच्छा चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी रिगार्डेड एज प्री कैंसरस, तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम लीड्स टू प्री कैंसरस कंडीशन। अच्छा बच्चों, फीमेल है, एनाल्जेसिया लेते हैं, बैकएक है, प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग गम्स, एपिस्टेक्सिस, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स की हिस्ट्री दी गई है, शी हैज फीवर 101, माइल्ड ड्रग जॉन्डिस। इंड्यूस्ड प्लास्टिक एनीमिया।
ठीक, ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन, तो देख लो पहले। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, माइल्ड जॉन्डिस हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, टीएल उसका फीवर हुआ हुआ 11, HB9 है, TLC 7000, न्यूट्रोपीनिया डिक्रीज, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिक्रीज एंड पेरिफेरल स्मीयर शो इमेच्योर सेल्स, ठीक है। तो वो कहते हैं प्रोबेबल डायग्नोसिस ड्रग इंड्यूस्ड, और ये ड्रग इंड्यूस कर क्या रहे हैं? ये भी कम है, ये भी कम है, और इमेच्योर सेल्स हैं पेरिफेरल में। ये प्लास्टिक। अच्छा, ड्रग इंड्यूस्ड, नहीं, मुझे बताओ। इसमें जी या डॉक्टर। तो माइलो डिस्प्लास्टिक होगा या माइलो प्रोलिफेरेटिव होगा, लेकिन इमेच्योर सेल्स जो है वो माइलो डिस्प्लास्टिक है। क्योंकि आपके पास माइरो प्रोलिफरेटिव में नॉर्मल सेल्स आ रहे थे, नॉर्मल ठीक है। सेल्स है हाँ जी। जी, और दूसरा जो सा उसमें तो सेल है फिजिकली क्या है, माइलॉइड स्टेम सेल्स फेलियर है या डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जी इमेच्योर आ रहे हैं, तो मतलब ये ज्यादा आपके पास इसमें जा रहा है, ठीक है। आपने सिनेरियो को इन चीजों के अकॉर्डिंग बिठाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेबल मैडम होना ये जो हम ये एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं ना मैडम, इससे भी आइडिया हो जाता है कि इसकी टीएलसी तो इतनी रेज नहीं है, लेकिन चाहिए। फौरन उसको फीवर हो गया। जो रिएक्शन होता है उसमें होता भी यही है कि 10 मिनट में इतना ज्यादा फीवर हो जाता हाँ है। मैम, मैम ये ठीक ठाक डिस्प्लास्टिक रहता है। इस मैम डिस्प्लास्टिक इसलिए कि इसमें ना हेपेटोमेगेली होती है ना स्प्लीनोमेगेली हो रही है। ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा कैच पॉइंट ये भी है बच्चों, इमेच्योर सेल्स, ठीक है। बाकी जी चलो ठीक है, जो डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं ये हिस्ट्री, ठीक है। तो ये देखो, वो पागल नहीं है, कैसे सवाल पूछ लेते हैं, वो कुछ सोच समझ के। हम कहते हैं शायद उसे क्वेश्चन नहीं आया या वो समझा नहीं रहा है। एनोल्ड presented with fever, weakness, lethargy, blood shows increase RBC, WBC, platelet count, bone marrow show hyperplasia, ठीक है। तो ये जब आएगा तो माइलोप्रोलिफरेटिव। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा हो गया मुकम्मल।